एनिमे की शुरुआत होती है और यदि ईश्वर संसार को नष्ट करना चाहता है तो क्या करें। पृथ्वी पर मानवता की हानि का सामना करते हुए भगवान ने बड़े डिपर सितारों के नाम पर 7 दूत भेजकर दुनिया को फिर से शुरू करने का फैसला किया। वे 7 दिनों में सभी मनुष्यों को खत्म करने की योजना बना रहे हैं और केवल सभी 7 दूतों को हराकर ही मानवता जीवित रहने की उम्मीद कर सकती है। कहानी की शुरुआत में लौटते हुए एनीमे का नायक हबीकी अपने दोस्त की प्रतीक्षा कर रहा है। लड़का हबीकी और उसका दोस्त दाइची एक कैफे में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन योजनाओं पर चर्चा करते हैं। दाइची ने निकिया नामक एक लोकप्रिय नए ऐप का खुलासा किया है, जो एक मृत चेहरा दृश्य है, जो किसी मित्र की तस्वीर लेने पर उसकी भविष्य की मृत्यु का दृश्य दिखाता है। हबीकी इसे सिर्फ ध्यान खींचने वाला ऐप बताकर खारिज कर देता है। बाद में एक सबवे स्टेशन पर दाइची ने दूसरी कक्षा की निट्टा को देखा। जबकि हबीकी उसे उसके क्रश के बारे में चिढ़ाता है, वे हंसते हैं, लेकिन फिर एक संदेश प्राप्त होता है। यह नाइसिया ऐप का एक वीडियो है जिसमें उन्हें भागती हुई ट्रेन से कुचलते हुए दिखाया गया है। वे हैरान होकर एक दूसरे को देखते हैं। दाइची को लगता है कि यह एक मजाक है, शायद सिर्फ एक एनिमेटेड वीडियो, लेकिन वीडियो का सबवे स्टेशन उनके वर्तमान परिवेश जैसा दिखता है। जैसे ही ट्रेन 2 के आसन्न आगमन की घोषणा हुई, हबीकी को बेचैनी महसूस हुई और उसने दाइची से जल्दी जाने का आग्रह किया। तभी जमीन हिली और एक भागती हुई ट्रेन सीधे उन पर आ गिरी। जैसे ही उन्होंने जीवन या मृत्यु का विकल्प चुना, निकिया ऐप ने एक दानव सम्मन कार्यक्रम डाउनलोड करना पूरा कर लिया। तबाही से घिरे हबीकी चमत्कारिक ढंग से पुनर्जीवित हो गए। चट्टाने गिरने से कई लोग कुचल गए। दाइची भी पुनर्जीवित हो गई। इससे पहले कि कोई संभल पाता, उन्होंने वेयरवुल्फ को शवों पर दावत करते देखा। यह देखकर नीता चिल्लाई और वेयरवुल्फ को सावधान कर दिया। भयभीत होकर उसने अपना फोन घुमाया और आश्चर्यजनक रूप से एक भूत राक्षस को बुलाया जिसने वेयरवुल्फ को मार डाला। हैरान होकर दाइची ने एक भूत को बुलाया। वेयरवुल्फ के पास भूत और भूत के सामने कोई मौका नहीं था। भ्रमित होकर तीनों ने सुरक्षा के लिए भागने का फैसला किया। फिर उन्होंने अपने फोन पर राक्षस कार्यक्रम की जांच की, जिसमें उन राक्षसों का विवरण दिया गया जिन्हें वे अपने जीवन और मृत्यु के विकल्पों के बाद बुला सकते थे। नीसिया के सम्मन कार्यक्रम का हिस्सा। हालांकि वे अनिश्चित थे कि वे राक्षसों को क्यों बुला सकते हैं, उन्होंने जाने का फैसला किया। शहर ऐसा लग रहा था मानो कोई भयंकर भूकंप आया हो। उन्होंने एक समाचार एंकर को आपदा की रिपोर्ट करते देखा। दाइची और निट्टा ने जांच के लिए अपने परिवार को फोन किया, लेकिन अचानक फोन सिग्नल कट गया। बचाव दल ने सबवे स्टेशन में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन स्टेशन को नियंत्रित करने वाले एक रहस्यमय संगठन ने उन्हें रोक दिया। दाइची ने उल्लेख किया कि उनके परिवार आश्रयों में चले गए हैं। हिबिकी निट्टा को सांत्वना देने ही वाला था कि तभी दूर से एक विस्फोट हुआ। रुकना कोई विकल्प नहीं था, इसलिए तीनों ने नीता के घर जाने का फैसला किया। अन्यत्र रहस्यमय संगठन के कमांडर ने आपदा से तबाह हुए शहर को देखा, जिसे अब डी स्तर की आपदा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कमांडर ने सम्मन कार्यक्रम के उपयोग को अधिकृत किया। रात में हिबिकी और उसके दोस्तों को आराम करने के लिए जगह मिल गई। तभी हिबिकी को आसमान में कुछ उड़ता हुआ नजर आया। यह डुपे था, जो ईश्वर द्वारा भेजा गया पहला दूत था, जो आइसक्रीम कोन जैसा दिखता था। इसका ऊपरी हिस्सा हमला करने के लिए था, निचला हिस्सा हिलने डुलने के लिए था, और इसका सिर फैल जाता था और फट जाता था, बाद में पुनर्जीवित हो जाता था। डुप्लीकेट ने अंधाधुंध ग्रेनेड फेंके, जिससे निहत्थे लोग असहाय हो गए। हिबिकी ने निट्टा से दानव समनिंग कार्यक्रम को सक्रिय करने का आग्रह किया। जैसे ही डुपे ने उन पर हमला किया, और हमला करने से ठीक पहले पहले से बुलाए गए भूत दानव फिर से प्रकट हो गए और डुपे के अवरोध को अपने शरीर से अवरुद्ध कर दिया। उसी समय हिबिकी को मृत चेहरे की दृष्टि से एक ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें दाइची को एक ट्रक में मरते हुए दिखाया गया था। डुपे ने फिर एक अल्ट्रासोनिक हमला किया। भूत अब इसका सामना नहीं कर सका और नष्ट हो गया। इस बीच दाइची ने डुपे की ओर एक ट्रक चलाया। हिबिकी के भावनात्मक उभार ने कार्यक्रम को सक्रिय कर दिया और प्रकाश का एक विशाल नीला स्तंभ प्रकट हुआ। ऊपर से देखने पर रहस्यमय संगठन को यह रोशनी दिखी, जिसमें से बिजली से ढका एक बियाको निकला। सेनापति को आश्चर्य हुआ कि एक दिव्य जानवर को बुलाया जा सकता है। बियाको ने डुपे के हमलों को आसानी से चकमा दे दिया। हालांकि एक दैवीय दूत होने के नाते डुपे ने 2 शॉकवेव्स के साथ बियाको को खदेड़ दिया। हवा में कूदने के लिए दीवारों का उपयोग किया। बियाको ने डुपे के हथगोले को चकमा दिया और हमला शुरू कर दिया। हिबिकी के साथ मिलकर उन्होंने अंतिम झटका मारा। लड़ाई के बाद बियाको भी गायब हो गया। जलते हुए ट्रक को देखकर हिबिकी दुहक महसूस करने ही वाला था, तभी उसने अचानक आकाश से दाइची की आवाज सुनी। यह पता चला कि ट्रक में विस्फोट होने से ठीक पहले दाइची को निट्टा की दूसरी आत्मा द्वारा बचाया गया था।
जब उन्हें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, तभी दूर से एक रहस्यमय संगठन उन पर नजर रख रहा था। मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने तीनों को पकड़ने का आदेश दिया। यह पता चला कि रहस्यमय संगठन जेपीएस था, जो भूचुंबकीय स्थितियों की जांच करने वाली एक सरकारी एजेंसी थी। जब हिबिकी और उसके दोस्तों को पकड़ा जा रहा था, एक सफेद बालों वाला लड़का दूर से उन्हें देख रहा था। जेपीएस जांच विभाग हिबिकी और उसके दोस्तों को अपने अड्डे पर ले गया और उनके फोन जब्त कर लिए। वे लिफ्ट के माध्यम से एक भव्य कमरे में दाखिल हुए, जहां बीच में एक बड़ी घड़ी दिखाई दी, दुनिया के विनाश की उल्टी गिनती करने के लिए। छाया में छिपे किसी व्यक्ति ने बियाको को बुलाने वाले को देख लिया। कमरा दुनिया भर की घटनाओं पर नजर रखने वाले जांचकर्ताओं से भरा हुआ था। एक महिला ने अपना परिचय एक्शन टीम लीडर मकोतो के रूप में दिया। जेपीएस संगठन अलौकिक प्राणियों और राक्षसों से निपटने के लिए बनाई गई एक राष्ट्रीय बाधा के रूप में कार्य करता है। हिबिकी को लगा कि सब कुछ अवास्तविक है, फिर भी उसने वास्तव में एक राक्षस को लड़ने के लिए बुलाया था। तभी जेपीएस के मुख्य कमांडर यमातो पहुंचे। उन्होंने उल्लेख किया कि हिबिकी द्वारा बुलाया गया दिव्य जानवर बियाको पौराणिक 4 दिव्य जानवरों में से एक है। यमातो चाहता था कि हिबिकी उनके संगठन में शामिल हो, लेकिन हिबिकी को यह भी समझ नहीं आया कि वह राक्षसों को क्यों बुला सकता है। माकोटो ने बताया कि उन्होंने जादुई मंत्रों को गणितीय सूत्रों में सफलतापूर्वक डिकोड किया है, जिससे लोगों को राक्षसों को बुलाने में मदद मिली है, जो मूल रूप से नागरिकों के लिए सुलभ नहीं था। यह उनके फोन पर क्यों दिखाई दिया, इसकी अभी भी जांच चल रही है। यमातो ने कहा कि आज जिस पहले दूत हिबिकी को हराया गया, वह सिर्फ एक पैदल सैनिक था। 6 दूत और रह गए और केवल 6 दिन ही शेष रह गए। यदि इन दूतों को पराजित न किया गया होता, तो संसार नष्ट हो जाता और फिर लुप्त हो जाता। मानवता को नष्ट करने के लिए ईश्वर द्वारा दूतों को भेजा गया था, जिन्हें आमतौर पर बिग डिपर के रूप में जाना जाता है, जिसमें कार्य करने के लिए केवल 7 दिन थे। जेपीएस हिबिकी की शक्ति का उपयोग करना चाहता था और वह चुन सकता था कि उनमें शामिल होना है या नहीं। वापस लौटने के बाद हिबिकी ने ये जानकारियां अपने साथियों से साझा नहीं की। एक अन्य नोट पर एक जांच से पता चला कि उनके फोन पर डाउनलोड किया गया डेमन सममनिंग प्रोग्राम जेपीएस द्वारा विकसित प्रोग्राम से अलग था। इस कार्यक्रम ने उपयोगकर्ताओं को उनकी क्षमताओं के आधार पर राक्षसों को प्राप्त करने की अनुमति दी, और यदि सम्मानकर्ता पर्याप्त मजबूत नहीं था, तो उन्हें बुलाए गए राक्षस द्वारा मार दिया जा सकता था। नागरिक फोनों में इस कार्यक्रम का स्रोत अज्ञात बना हुआ है। जांच करने के बाद मकोटो ने उन्हें वापस आश्रय स्थल में पहुंचाया। रास्ते में शहर सुनसान दिखाई दे रहा था, मानो सर्वनाश का पूर्वाभास हो रहा हो। पहुंचने पर मकोटो ने उनके फोन वापस कर दिए और आश्रय छोड़ दिया। आसपास के लोग राक्षसों के अस्तित्व पर चर्चा कर रहे थे। कुछ ने राक्षसों को देखा था और कुछ ने उन्हें मनुष्यों को निगलते हुए देखा था। हिबिकी एक चर्च में गया जहां बच्चे खेलते थे, वयस्क उदास थे और बुजुर्ग प्रार्थना करते थे। जब वह सब कुछ सोच रहा था, इज्जुमाड़े नाम के एक मानव सिर और पक्षी के शरीर वाले राक्षस ने एक लड़के को निगलने के उद्देश्य से हमला किया। हिबिकी ने तुरंत समन ऐप सक्रिय कर दिया। मकोतो, जो ज्यादा दूर नहीं गया था, ने लड़ाई देखी। बियाको ने आसानी से इज्जुमाड़े को मार डाला, लेकिन फिर उनमें से एक झुंड उड़कर अंदर आ गया। पास में एक इंसान को उनके द्वारा बुलाए गए राक्षस ने मार डाला, जिससे उनका फोन खराब हो गया और लगातार इज्जुमादे को बुलाते रहे। ब्याको ने कई लोगों को नष्ट करने के लिए वज्र प्रहार का इस्तेमाल किया, लेकिन वे अंतहीन लग रहे थे। इस दौरान इज्जुमाड़े ने हिबिकी पर एक गुप्त हमला किया, लेकिन माकोटो ने समय रहते हस्तक्षेप किया। दोनों ने अलग होने का फैसला किया। माकोटो को तुरंत ही नियंत्रण से बाहर हो गया फोन मिल गया। बियाको ने शेष इज्जुमाड़े को नष्ट करने के लिए वज्र प्रहार का उपयोग किया। हालांकि एकत्रित भीड़ खुश नहीं थी, बल्कि भयभीत थी। वे हिबिकी से डरते थे, जो राक्षसों को बुला सकता था। केवल वह लड़का जो लगभग खा लिया गया था, उसने हिबिकी के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। इस लड़ाई के बाद तीनों ने अपने साथियों की सुरक्षा और दुनिया की रक्षा के लिए जेपीएस संगठन में शामिल होने का फैसला किया। अगले दिन भगवान ने दूसरा दूत मराक भेजा, जो मजबूत सुरक्षा के साथ एक विशाल उड़ने वाली मछली जैसा था। इसमें 3 हमले के तरीके थे: ड्रोन छोड़ना, अपने पूरे शरीर से लेजर उत्सर्जित करना और एक घातक सुपरकूल्ड लाइट तोप। रक्षा की पहली पंक्ति बनाते हुए कई टैंकों ने एक पुल से मेराक पर निशाना साधा। जैसे ही मराक प्रकट हुआ, सभी तोपों ने उस पर गोलीबारी की। हिट होने के बाद मराक ने सिलेंडर बढ़ाए, जो अनगिनत ड्रोन में विभाजित हो गए, टैंकों की ओर उड़ गए और संपर्क में आने पर विस्फोट हो गया। इसने मानवता की रक्षा की पहली पंक्ति को नष्ट कर दिया। इसके बाद मराक ओसाका के आसपास की बाधा की ओर बढ़ता रहा।
यदि अवरोध गिर गया तो ओसाका गायब हो जाएगा। मकोतो ने आदेश दिया कि ओसाका में सभी लड़ाके इसे रोकने के लिए सड़क पर एक मानव मोर्चाबंदी करें, क्योंकि मेराक की युद्ध शक्ति अपेक्षाओं से 10 गुना अधिक थी। दृश्य एक ऊंची इमारत की छत पर स्थानांतरित हो गया, जहां हिबिकी ओसाका की रक्षा की अंतिम पंक्ति के रूप में खड़ा था। जल्द ही मराक बैरियर के बाहरी इलाके में पहुंच गया। रक्षा की दूसरी पंक्ति द्वारा बुलाए गए असंख्य इत्सु ने उस पर हमला किया, लेकिन मेराक के खिलाफ ये अप्रभावी रहे। फिर मराक ने लेजर उत्सर्जित करने के लिए अपने सिलेंडर बढ़ाए, जिससे रक्षा की दूसरी पंक्ति तुरंत नष्ट हो गई। इस विनाशकारी शक्ति का सामना करते हुए ओसाका की बाधा के तहत लोगों ने बाधा में अपना जादुई इनपुट तेज कर दिया। तब तक मराक बैरियर टावर तक पहुंच चुका था और उसने अपनी सुपर कूल्ड लाइट तोप लॉन्च की थी। सौभाग्य से बैरियर टावर की सुरक्षा ने पहले हमले को रोक दिया, लेकिन बैरियर को ताकत देने वाले सभी लोग मारे गए। यदि दोबारा हमला किया गया तो बैरियर टावर नष्ट हो जाएगा। मारक के हमले के रास्ते ने सभी मनुष्यों को ठंड से नष्ट कर दिया। सभी को मरते हुए देखकर हिबिकी अब इसे सहन नहीं कर सका और अग्रिम पंक्ति की लड़ाई में शामिल होना चाहता था। हालांकि माकोटो ने उसे वहीं रुकने का आदेश दिया, लेकिन हिबिकी ने फोन काट दिया। यमातो ने अनुमान लगाया था कि हिबिकी बेकार हो जाएगी और उसने पहले ही बैकअप के रूप में नीता की व्यवस्था कर ली थी। हिबिकी ब्याको पर सवार होकर युद्ध के मैदान में पहुंचा, जहां मराक रक्षा की तीसरी पंक्ति तक पहुंच गया था। मराक को सुरक्षित देखकर सैनिकों का मनोबल टूट गया। हिनाको ने अपने अधीनस्थों को सांत्वना देते हुए जोर देकर कहा कि उनके पास अभी भी मौका है। तीसरी पंक्ति ने स्वर्गदूतों को बुलाया और मानव तरंग हमले की रणनीति अपनाई। मराक ने तुरंत अनगिनत ड्रोन छोड़े, जिससे स्वर्गदूत नष्ट हो गए। तभी एक ड्रोन स्वर्गदूतों को चकमा देकर हिनाको की ओर चला गया। उस महत्वपूर्ण क्षण में ड्रोन पर बिजली गिरी और वह नष्ट हो गया। ब्याको ने हवा में ड्रोनों को नष्ट करते हुए बिजली का हमला शुरू किया था। हिनाको ने हिबिकी का सामना किया और पूछा कि वह वहां क्यों है, लेकिन स्पष्टीकरण के लिए समय नहीं था। हिबिकी ने ब्याको को मराक पर हमला करने का आदेश दिया, लेकिन बिजली अप्रभावी थी। मराक ने अंधाधुंध हमले किए, एक एक करके स्वर्गदूतों को मार डाला। मराक पर शारीरिक हमला करने के लिए ब्याको हवा में उछला, लेकिन कोई असर नहीं हुआ और इसके बजाय उस पर लेजर से हमला किया गया। जैसे ही एक ड्रोन हिबिकी की ओर उड़ा, हिनाको और ब्याको ने विस्फोट को अवशोषित करते हुए अपने शरीर से उसकी रक्षा की। हिबिकी अपने आसपास के लोगों को मरते हुए देखकर बेहोशी से उठा। यह पता चला कि मराक के हमले का सामना करने में उन्होंने क्षति को रोकने के लिए स्वर्गदूतों और अपने स्वयं के शरीर का उपयोग किया था। सभी की मृत्यु का साक्षी बनते हुए हिबिकी को पहली बार शक्तिहीन महसूस हुआ। उसी समय पहले उल्लेखित सफेद बालों वाला युवक प्रकट हुआ। उसने अपना परिचय यमातो के पुराने दोस्त अल्कोर के रूप में दिया। उन्होंने दावा किया कि सभी समस्याएं हिबिकी के त्याग के कारण हुईं और निता ने अंतिम रक्षा पंक्ति में उनकी जगह ली थी। अल्कोर के शब्दों का उद्देश्य हिबिकी की क्षमता को जगाना था। अन्यत्र निता ने मराक को निकट आते देखा। यह ओसाका की रक्षा की आखिरी पंक्ति थी। यदि वे यहां मराक को नहीं हरा सके तो ओसाका हार जाएगी। आश्चर्यजनक रूप से निता ने किकुरी को बुलाया। आने वाले ड्रोनों का सामना करते हुए किकुरी हेम ने उन्हें आसानी से चकमा दिया और मराक पर एक ध्वनि हमला किया, जिससे दृश्यमान क्षति हुई। सफल हमले से प्रोत्साहित होकर निता ने दबाव डाला, लेकिन जल्द ही उसे प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। किकुरी हेम को लेजर से चोट लगी थी। उस पल में मराक ने अपना विशाल मुंह खोला, निट्टा पर एक अति ठंडी प्रकाश तोप दागने की तैयारी की। तभी हिबिकी ने हमला बोल दिया। हालांकि मराक को अपने हमले का आरोप लगाने से नहीं रोका गया। हिबिकी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अंतिम प्रहार के लिए तैयारी की। ब्याको की नीली बिजली लाल हो गई, एक बोल्ट में तब्दील हो गई, जो सीधे मराक के चेहरे पर लगी, जिससे उसका कोर नष्ट हो गया। मारक धुएं में गायब हो गया। जैसे ही हिबिकी ने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया है, मराक ने अंतिम पलटवार करने का प्रयास किया, लेकिन एक हमले से वह 2 हिस्सों में बंट गया। फिर किसी ने आगे बढ़कर हिबिकी को याद दिलाया कि वह अंत तक अपनी सतर्कता को कम न होने दे। इस बीच हिबिकी को बचाने वाले व्यक्ति के नेतृत्व में दंगाइयों ने जेपीएस शाखा पर कब्जा कर लिया, जिसका नाम कारेकी है, जो जेपीएस का पूर्व सदस्य था, जो कुछ घटनाओं के कारण संगठन से अलग हो गया था। कारेकी ने हिबिकी को चेतावनी दी कि यमातो एक बहुत ही खतरनाक व्यक्ति था और उम्मीद थी कि हिबिकी उसके साथ जुड़ जाएगा। दाइची और नीता यह समझना चाहते थे कि हिबिकी दंगाइयों में क्यों शामिल हो गया था, इसलिए वे गुप्त रूप से नागोया के लिए ट्रेन में चढ़ गए।
जैसे ही वे उतरने वाले थे, उन्हें डेड फेस साइट से एक ईमेल प्राप्त हुआ जिसमें हिबिकी की मृत्यु की एक छवि दिखाई दे रही थी। इस बीच जेपीएस मुख्यालय द्वारा भेजी गई घुसपैठ टीम का संचार नागोया में गुर्गों द्वारा काट दिया गया। यह दर्शाता है कि दंगाई अच्छी तरह से तैयार थे। माकोटो ने उल्लेख किया कि देवताओं का अगला दूत नागोया में प्रकट होगा, लेकिन उनके इरादे स्पष्ट नहीं रहे। दृश्य नागोया, तोराई और एरी में एक युवा जोड़े पर केंद्रित हो गया, जो जेपीएस संगठन के सदस्य थे और दूत के साथ आगामी लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।